नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जबरदस्त हिस्टोरिकल जर्नी पर निकलने वाले हैं। सोचिए कैसे एक विशाल और ताकतवर साम्राज्य का पतन हो जाता है और एक छोटी सी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना कब्जा जमा लेती है। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये 200 सालों का एक कॉम्प्लेक्स खेल है, पावर का, कूटनीति का और इकोनॉमिक्स का। तो चलिए इस हैरानींगेज कहानी को मिलकर डीकोड करते हैं। इस लंबे सफर को क्लियरली समझने के लिए हम इस पूरे इतिहास को 6 लॉजिकली कनेक्टेड हिस्सों में तोड़ने वाले हैं। पहले मुगलों का पतन, फिर कंपनी का कंट्रोल में आना, वेल्थ का ड्रेन, ईआईसी से ब्रिटिश क्राउन तक का आना, कुछ कानूनी प्रयोग और आखिर में इंडिपेंडेंस तक का रास्ता। ओके, तो सीधे अपने पहले मुद्दे पर आते हैं, द डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स। आखिर औरंगजेब की मृत्यु के बाद उस शक्तिशाली साम्राज्य के अंदर ऐसा क्या हुआ कि वो बिल्कुल पत्तों के महल की तरह बिखरने लगा? जरा इस आलीशान माहौल को देखिए। ये बाद के मुगल शासकों के कोर्ट लाइफ का एक चित्र है। एक तरफ जहां बाहर उनकी शक्ति और साम्राज्य तेजी से बिखर रहा था, वहीं अंदर महल की ये शाही और विलासितापूर्ण जिंदगी अपनी चरम सीमा पर थी। मतलब उन्होंने अपना सारा ध्यान और खजाना इन्हीं ऐशो आराम पर खर्च कर दिया और बाहर की दुनिया कंप्लीटली उनके हाथों से फिसलती चली गई। लेकिन आखिर इस लेवल के इंटरनल पतन की मुख्य वजह क्या थी? असल में कई सारे फैक्टर्स एक साथ ट्रिगर हो रहे थे। सबसे खतरनाक थे उत्तराधिकार के युद्ध, यानी कुर्सी के लिए अपनों से ही लड़ाई। ये एक ऐसी ब्रूटल लड़ाई थी जहां दादा, पिता, बेटे और पोते सभी एक दूसरे के खून के प्यासे थे। ऊपर से औरंगजेब की लंबी दक्कन की लड़ाइयों ने खजाना लगभग खाली कर दिया था। उनकी रिलीजियस इंटॉलरेंस, जैसे मंदिर तोड़ना और जिजिया टैक्स लगाना, इसने आम जनता के बीच उन्हें बहुत अनपॉपुलर बना दिया। और उनके बाद जो शासक आए वो लिटरली इतने वीक थे कि सेना पूरी तरह निराश और मनोबलहीन हो चुकी थी। ये अंदरूनी कमजोरियां ना एक खुले दरवाजे की तरह थी, और जब घर अंदर से कमजोर होता है ना, तो पड़ोसी फायदा उठाते ही हैं। 1739 में पर्शिया के नादिर शाह ने दिल्ली पर धावा बोल दिया। हिस्टोरियंस के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उसने बस 57 दिनों में 20,000 लोगों का कत्लेआम किया और मशहूर मयूर सिंहासन के साथ साथ करोड़ों की संपत्ति लूट कर ले गया। फिर 1761 में पानीपत में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया। इन लगातार अटैक्स ने एम्पायर की बची खुची रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी। अब रास्ता एकदम साफ था ईस्ट इंडिया कंपनी के आगे बढ़ने के लिए। और यहां से कहानी लेती है एक मैसिव शिफ्ट। सेक्शन 2, द कंपनी टेक्स कंट्रोल। अब फोकस टूटते हुए एम्पायर से हटकर एक हाईली डिसिप्लिन्ड और अपॉर्चुनिस्टिक ताकत पर आएगा, द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सत्ता का ये बेस कैसे सेट हुआ? 1757 के प्लासी से शुरू होकर कहानी 1764 के बैटल ऑफ बक्सर तक आती है, जो असल में अल्टीमेट टर्निंग पॉइंट था। सोचिए, एक छोटी सी लेकिन बेहद अनुशासित कंपनी की फौज ने अवध, बंगाल और मुगलों की जॉइंट आर्मी को हरा दिया। एक तरफ डिसिप्लिन और नए हथियार, दूसरी तरफ भारी तादाद लेकिन कमजोर नेतृत्व। बक्सर की इस जीत ने कंपनी को रातों रात एक व्यापारी से सीधा शासक बना दिया। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स की पावर का यह नया आभास कैसे काम करता था। 1765 की इलाहाबाद की संधि, जिसे हम डुअल गवर्नमेंट या द्वैध शासन कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की कूटनीति देखिए। उन्होंने दीवानी यानी पैसा वसूलने और डिफेंस का पूरा अधिकार अपने पास रखा, लेकिन निजामत मतलब लॉ एंड ऑर्डर और जनता की शिकायतें सुनने का काम लोकल नवाब के सर पर डाल दिया। पैसा और असली पावर कंप्लीटली कंपनी के पास और जनता का सारा गुस्सा झेलने का काम नवाब का। ये एग्जैक्टली पावर का एक इल्यूजन था जो भारतीय शासकों को दिया गया। इसके साथ ही एक और बहुत स्मार्ट ट्रिक अपनाई उन्होंने, सब्सिडियरी अलायंसेस यानी सहायक संधि। ब्रिटिशर्स ने भारतीय राजाओं से कहा कि आपको अपनी सेना मेंटेन करने की क्या जरूरत है, हमारी फोर्सेस आपको प्रोटेक्ट करेंगी, बस आपको इस प्रोटेक्शन का खर्चा देना होगा। बेसिकली इंडियन रूलर्स अपनी ही गुलामी का बिल खुद पे कर रहे थे। उन्होंने अपनी सेनाएं भंग कर दी, पूरी तरह एआईसी पर डिपेंडेंट हो गए और देखते ही देखते कंपनी का कंट्रोल एब्सोल्यूट हो गया। चलिए अब आते हैं इस पूरे पावर ग्रैब के इकोनॉमिक साइड पर। सेक्शन 3, द ड्रेन ऑफ वेल्थ। यहां हम स्ट्रिक्टली उन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और इकोनॉमिक थ्योरीज को समझेंगे जिन्होंने दिखाया कि पैसे का फ्लो आखिर कैसे बदला। दादा भाई नौरोजी जैसे अर्ली इकोनॉमिस्ट ने इस प्रोसेस को डीपली एनालाइज किया और एक थियोरी दी, ड्रेन ऑफ वेल्थ। पैसे को सिस्टमैटिकली ब्रिटेन भेजने का यह पूरा एक वेल प्लान्ड मैकेनिज्म था। बहुत हैवी लैंड टैक्स वसूलना,
कंपनी के सारे प्रॉफिट्स को ब्रिटेन भेजना, यहां तक कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स की सैलरी और रिटायरमेंट पेंशन तक डायरेक्टली इंडिया के खजाने से निकाली जा रही थी। ऊपर से ट्रेड में एक अजीब सा इम्बैलेंस सेट किया गया। कच्चा माल बिल्कुल कौड़ियों के दाम में यहां से एक्सपोर्ट होता और वहां की फैक्ट्री से तैयार माल बहुत महंगे दामों पर वापस यहां इंपोर्ट होता। और इन इकोनॉमिक पॉलिसीज का ग्राउंड लेवल पर क्या इंपैक्ट हुआ? हिस्टोरिकल फिगर्स बताते हैं कि आम लोगों को उसकी पूरी कीमत चुकानी पड़ी। इंडिया, जो कभी अपने रिच टेक्सटाइल्स और हैंडीक्राफ्ट्स के लिए दुनिया भर में फेमस था, उसकी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज कंप्लीटली नष्ट हो गई। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी आई और भयंकर अकाल पड़े, जहां लाखों लोगों की भूख से जाने गईं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उस वेल्थ एक्सट्रैक्शन का ह्यूमन कॉस्ट था। मूविंग ऑन टू सेक्शन 4, फ्रॉम कंपनी टू क्राउन। डेकेड्स का ये दबाव और शोषण आखिर एक ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंच ही गया, जहां सब्र का बांध टूटना तय था। और ये ब्रेकिंग पॉइंट था 1857 का विद्रोह। लगातार फैमिन्स, बहुत ज़्यादा अनफेयर टैक्स सिस्टम और लोकल रिलीजन और कल्चर के प्रति खुला असम्मान, इन सब ने मिलकर खुद कंपनी की ही सेना के भारतीय सिपाहियों को बगावत करने पर मजबूर कर दिया। हालांकि इस रिवोल्ट को क्रश कर दिया गया था, पर इसने लंदन में बैठे ऑफिशियल्स की नींद उड़ा दी। उन्हें सडनली ये समझ आ गया कि एक छोटी सी प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी के बस का अब ये मैसिव सबकॉन्टिनेंट नहीं रहा। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास किया गया। इस एक सिंगल एक्ट ने सब कुछ रीस्ट्रक्चर कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को तुरंत इफेक्ट से लिक्विडेट कर दिया गया और इंडिया का कंट्रोल सीधे ब्रिटिश क्वीन के हाथों में चला गया। एक नया टाइटल क्रिएट हुआ, वाइसरॉय, और लंदन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया अपॉइंट हुए। इस तरह इंडिया फॉर्मली एक कंपनी के कॉर्पोरेट एसेट से शिफ्ट होकर सीधे तौर पर एक ब्रिटिश कॉलोनी बन गया। और यहां से शुरू होता है सेक्शन 5, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट्स। क्राउन का शासन आने के बाद लोगों के बढ़ते गुस्से और डिमांड्स को मैनेज करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने धीरे धीरे कुछ लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स लाने शुरू किए। अगर हम इनमें लीगल रिफॉर्म्स की टाइमलाइन पर गौर करें तो एक क्लियर पैटर्न दिखता है। 1861 में पोर्टफोलियो सिस्टम आया, 1892 में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में गैर सरकारी सदस्यों को बढ़ाया गया, फिर 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार आया जिसने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की विवादित शुरुआत की, और 1919 आते आते प्रांतों में डायरकी यानी दोहरा शासन लाया गया। ये सब क्या दर्शाता है? यही कि अंग्रेज प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन का दिखावा तो धीरे धीरे बढ़ा रहे थे, लेकिन डिसीजंस लेने की असली ताकत उन्होंने अपनी ही मुट्ठी में बंद रखी थी। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स अप। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एक्ट इस पूरी चेन का सबसे अहम और बड़ा मील का पत्थर था। इसने प्रोविंशियल लेवल पर डायरकी को खत्म करके एक हद तक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी, और सबसे रेवोल्यूशनाइजिंग स्टेप, आबादी के लगभग 10% हिस्से को पहली बार वोटिंग राइट्स मिले। ये बहुत बड़ा कदम था। इसी कानून का एक मेजर हिस्सा आगे चलकर आज़ाद भारत के संविधान का कोर फाउंडेशन बना। और अब हम पहुंचते हैं अपने इस एक्सप्लेनर के आखिरी चैप्टर पर, सेक्शन 6, द रोड टू इंडिपेंडेंस। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद ग्राउंड रियलिटी पूरी तरह बदल चुकी थी और अंग्रेजों का यहां से जाना कंप्लीटली तय हो गया था। ये आखिरी कदम थे और बहुत हरिडली उठाए गए थे। माउंटबैटन प्लान 1947, इस प्लान ने लीगली ब्रिटिश एम्पायर को डिसमेंटल कर दिया। इसके 3 क्लियर पार्ट्स थे। पहला, इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन। दूसरा, एक बाउंड्री कमीशन जो नए बॉर्डर्स ड्रॉ करेगी। और तीसरा, सारी प्रिंसली स्टेट्स या रियासतों के पास ये चॉइस होगी कि वो किसके साथ जुड़ना चाहती हैं। इन्हीं फास्ट पेस डेवलपमेंट्स का नतीजा था 15 अगस्त 1947, जब हमें 2 आज़ाद राष्ट्र देखने को मिले। सो दोस्तों, इस 200 साल के इंटेंस और कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल आर्क को समझने के बाद एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल उभरता है। जरा डीपली सोचिए, ईस्ट इंडिया कंपनी सच में किस हद तक सिर्फ एक बिजनेस एंटरप्राइज थी और किस हद तक वो डे 1 से ही एक इंपीरियल पावर थी? क्या प्रॉफिट के लिए व्यापार करने और उसके बहाने एक पूरा एम्पायर खड़ा करने के बीच में कोई क्लियर लाइन थी भी? हिस्ट्री बस पास्ट इवेंट्स की लिस्ट नहीं है, ये पैटर्न्स और डॉट्स को कनेक्ट करने का जरिया है। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। इस आखिरी सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।